सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साझेदारी में एक नए साझेदार का प्रवेश का क्या आशय होता है, साथ ही साथ इसके संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या प्रावधान है। साथ ही ये भी बताया था कि हमें नए साझेदार की क्यों आवश्यकता। आज मैं पुनः आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि नए साझेदार की आवश्यकता कब होती है। इसके लिए मैं वैसे कल विस्तार से बता चुका हूँ, फिर भी साझेदारी फर्म के विकास के लिए, साथ ही अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत के पूर्ति के लिए, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए और प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता की पूर्णता के लिए हमें नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए पहले सभी साझेदार पूर्ण रूप से अपनी सहमति देते हैं, तभी नए साझेदार का प्रवेश हो पाता है। नए साझेदार को फर्म में शामिल करते समय उसे फर्म के कुल भाग का एक हिस्सा दिया जाता है। जो टोटल हमारा होता है उसका एक हिस्सा दिया जाता है, और इस हिस्से को पूरा करने के लिए पुराने साझेदार अपने हिस्से को त्याग करते हैं, यानी अपने पुराने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे देते हैं। तो जब दे देते हैं तो ऐसा होता है कि नए साझेदार को तो शेयर मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है, अंश मिल जाता है, लेकिन पुराने साझेदारों का हिस्सा पहले से कम हो जाता है। तो कभी कभी सभी साझेदार संयुक्त रूप से अपना हिस्सा त्याग करते हैं, और कभी कभी एक विशिष्ट साझेदार ही अपना हिस्सा दूसरे साझेदार को देता है। तो ख्यात की रकम न होने की स्थिति में ख्यात खाता खोला जाता है, और वैसे जो नया साझेदार होता है वो पूंजी लेकर आता है, और वो पूंजी लेकर आएगा, साथ में ख्यात की धनराशि भी लाता है। लेकिन जैसा हमने अभी बताया कि अगर ख्यात की राशि नगद नहीं ला पाता है तो अगर उसे ख्यात का खाता भी खोला जाता है। तो नए साझेदार की प्रवेश की तिथि से फर्म के लाभ हानियों तथा संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा पाने का उसे अधिकार होता है। साथ ही प्रवेश की तिथि से पूर्व के लाभों, हानियों तथा संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन यानी पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि के लिए नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होता है। वह केवल प्रवेश के बाद ही लाभ हानि अनुपात में बंटवारा करता है और वो हिस्सेदार होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्या। तो जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो जिस पर चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती कि उनका लेखांकन कैसे किया जाए, अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं कि नए साझेदार के प्रवेश के पर नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा और त्याग अनुपात क्या होगा। तो ये दो चीज़ों की गणना हमें करनी होती है पहले। उसके बाद फर्म की ख्यात का मूल्यांकन करना होता है कि फर्म की ख्यात की वैल्यू क्या है। साथ ही तीसरा पॉइंट होता है फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन। आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए जब नया साझेदार आता है, प्रवेश करता है, तो उसे भी तो मालूम हो कि फर्म की क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं,
जिसका वो साझेदार बनने जा रहा है, उस फर्म में एसेट लायबिलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं लायबिलिटी ज़्यादा हो, फर्म दिवालिया होने के कगार पर हो, तो इसलिए पुरानी संपत्तियों को जो होती हैं और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अगला, फर्म के संचय। साझेदारी फर्म अपने रिजर्व भी करती है, संचय फंड कोष, तो और कुछ लाभ ऐसा होता है अवितरित होता है। अवितरित मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और लाभान खाते में उसे हस्तांतरण कर देते हैं और पुराने साझेदारों में उसे बांट देते हैं, क्योंकि पिछले लाभ में, पिछले कोषों में अथवा अवितरित लाभ में नए साझेदार का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो फर्म के संचय और अवितरित लाभ क्यों नहीं होता है कि वो उस समय साझेदार नहीं होता, ये उससे पहले के संचय हुआ करते हैं, उससे पहले के लाभ होते हैं, इसलिए पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। फर्म की कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन। फर्म में बहुत सी कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, उनका भी अपलेखन कर दिया जाता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, ट्रेडमार्क, ये सब बहुत से ऐसे होते हैं, इनका अपलेखन कर लिया जाता है। या पुरानी ख्याति अगर चिट्ठे में दी गई है, उसका भी अपलेखन कर दिया जाता है। पूंजी का समायोजन या नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना की जाती है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर या पूंजी का समायोजन किसी अन्य आधार पर, जैसा भी आपस में सहमति हो जाए। उसके अलावा पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालना। कभी कभी क्या होता है कि नए साझेदार कितनी पूंजी लाए, ये तय कैसे किया जाए, इसके लिए पुराने साझेदार जो हैं उनकी पूंजी को इकट्ठा कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, जोड़कर वो पूंजी उसी रेशियो से जितना हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है उसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना की जाती है। उसके बाद संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समायोजन। हो सकता है कि नए साझेदार से पहले संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई हो, तो जो उसकी सरेंडर वैल्यू होती है, समर्पण मूल्य, दो वैल्यू हुआ करती हैं, एक मैच्योरिटी वैल्यू होती है, एक होती है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू होती है हमारी समर्पण मूल्य। तो समर्पण मूल्य जो होता है वो सभी पुराने साझेदारों के खाते में, पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये समस्याएं हमारे नए साझेदार के प्रवेश के समय आती हैं। अब नए साझेदार के प्रवेश के समय लाभ हानि अनुपात और नए तो पुराना ही होता है, लेकिन जब नया आता है तो नया लाभ हानि अनुपात हो जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। जो हमारा सेक्रीफाइस, जैसे कि सपोज करो ए 2/3 शेयर का होल्डर था और बी 1/3 शेयर होल्डर था। उसने सी को एक नया पार्टनर बनाया, तो जो सी को पार्टनर और सी को उसने किसने बनाया, ए ने बनाया, इसने अपना हिस्सा दे दिया। तो पुराना जो लाभ हानि अनुपात था ए का, उसमें से जो एक सी को दे दिया वो घटा दिया जाएगा, तो जो निकल के आएगा वो नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब त्याग अनुपात क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सैक्रिफाइस रेशियो यस वह रेशियो है जो दोनों का अंतर है। कौन सा, पुराने लाभ हानि अनुपात का और नए लाभ हानि अनुपात का जो अंतर होता है वो त्याग अनुपात कहलाता है। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर्स। तो ये तो आपका रहा नए साझेदार के प्रवेश के समय नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि नया लाभ हानि अनुपात क्या है और त्याग का अनुपात क्या है। तो पहले तो इसका अंतर का आधार मैं आपको बताऊं, अर्थ को लेके चल रहे, मीनिंग फर्म के भविष्य के लाभों को सभी साझेदार नए और पुरानों दोनों ही, यानी सभी साझेदार नए साझेदार सहित बीच में बांटने हेतु निर्मित अनुपात ही नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। लेकिन त्याग अनुपात पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ा गया लाभ का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। क्षेत्र, अब नए लाभ हानि का क्षेत्र कैसा होता है, इसमें नए लाभ हानि अनुपात के अंतर्गत नए और पुराने सभी साझेदार आते हैं। ऐसा नहीं कि नए साझेदार, लेकिन त्याग अनुपात में केवल पुराने ही साझेदार आते हैं, नया साझेदार नहीं आता। और वे ही साझेदार आते हैं पुराने में भी जिन्होंने त्याग किया होता है, अपना लाभ का हिस्सा छोड़ा होता है। दूसरा उद्देश्य, नए साझेदार को प्रवेश देने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों अब नया लाभ हानि अनुपात का उद्देश्य होता है कि भविष्य में नए साझेदार सहित सभी साझेदारों को इस अनुपात में लाभ या हानि वहन करनी पड़ेगी। लेकिन त्याग अनुपात नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्यात को बांटने के लिए त्याग के अनुपात का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो साझेदार ख्यात लेकर आता है नया, वो पुराने साझेदारों में उनके द्वारा सैक्रिफाइस किए गए शेयर के आधार पर ही बांटा जाता है। और आखिर में हम आ जाते हैं कि गणना कैसे की जाए। तो नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात, और इधर त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज हमने आपको इस वीडियो में दो चीज़ें बताई, कौन कौन सी, लेखांकन के प्रवेश के समय क्या समस्याएं होती हैं, और नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात क्या है और उनमें अंतर क्या है। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।